रेहान ने खुद को संतुलित किया और 2 दिनों तक वो अपने माइंड को शांत करता रहा और कुछ बुनियादी तकनीकों और मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की। 2 दिन बाद वो वापस सभी के पास चला गया। जाने से पहले उसने पूरा कमरा फिर से साफ कर दिया था। रेहान के घर जाने के बाद उसने 3-4 दिन सभी घर वालों के साथ बिताए। रेहान इन दिनों बहुत खुश रहने लगा था, पर फिर भी अपने चेहरे पर जय इमोशन नहीं दिखा पाता था। शायद उसके बचपन के कारण वो कुछ भी होता, फिर भी उसके चेहरे पर ज्यादा स्माइल या कोई इमोशन नहीं आता था। वो हमेशा शांत रहता था। फिर 3-4 दिन बाद प्रिया जी, प्रीतम जी, रंजित जी और करणवीर जी सभी वापस दूसरे प्लेनेट पर चले गए। अब करणवीर जी बहुत लंबे समय तक यहाँ वापस नहीं आए वाले थे, जबकि बाकी तीनों 2-3 महीने में वापस आ जाएंगे। अब ऐसे ही और 1 साल बीत गया। अब रेहान का रिश्ता सभी घर वालों से बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो गया था, खासकर प्रिया जी से। वो हर पल रेहान की चिंता करती थी। इस 1 साल में रेहान ज्यादातर मीरा जी के साथ रहा था। उनके साथ भी उसका अलग बॉन्ड बन गया था। उसने उनसे बिजनेस और इंसानों को पहचानने की कला सीखी। इस दौरान रेहान और ओज अक्षत, विनीत, अक्षता और वान्या के साथ ही उनके स्कूल में जाने लगे। रेहान अक्षता और वान्या को भी अपनी छोटी बहन की तरह मानता था। रेहान अभी भी ज्यादातर चुप रहा था, पर वो सभी की बहुत परवाह करता था। रेहान स्कूल में किसी से भी बात नहीं करता था, सिर्फ ओज, अक्षता, अक्षत और विनीत। वान्या को छोड़कर रेहान को गुस्सा बहुत कम होता था, पर उसका गुस्सा बहुत बुरा था। ऐसे समय बीत गया और 5 साल गुजर गए। 5 साल बाद एक शांत लेकिन अनोखी शुरुआत। सुबह का समय था। हल्की ठंड के साथ सूरज की पहली किरणें खिड़की के पर्दों को भेदते हुए कमरे में फैल रही थी। रेहान बिस्तर पर सीधा लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वो एक गहरी नींद में था, जैसे उसके अंदर की सारी ऊर्जा खुद को फिर से भर रही हो। कमरे के अंदर हल्का सा अंधेरा था। रेहान के बिस्तर के पास एक छोटी टेबल थी, जिस पर उसकी किताबें करीने से रखी हुई थी। इनमें से कुछ किताबें सामान्य स्कूली पाठ्यक्रम की थी, जबकि कुछ में वह पुरानी कहानियां और मार्शल आर्ट से जुड़े सिद्धांतों का अध्ययन करता था। अचानक बाहर से हल्की हल्की चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दी। यह आवाज शांत वातावरण में मिठास घोल रही थी। लेकिन इस सुकून को तोड़ते हुए ओज ने कमरे का दरवाजा धड़ाम से खोल दिया। रेहान, क्या तुम कभी टाइम पर उठोगे? उसने नाराजगी भरी आवाज में कहा। वो हाथ में एक तकिया लेकर खड़ी थी, जैसे वह उसे उठाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। रेहान ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके चेहरे पर हल्की नींद का असर अभी भी था, लेकिन उसकी नीली आंखों में एक खास चमक थी, जो किसी रहस्यमय गहराई को दर्शा रही थी। मैं उठ रहा हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। उठ रहे हो? यही तुम हर दिन कहते हो। चलो जल्दी करो, आज स्कूल में प्रैक्टिकल क्लास है और तुम्हें हमेशा देर हो जाती है, ओज ने गुस्से से कहा। रेहान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओज ने थोड़ी देर उसे देखा और फिर भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैं नीचे इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आओ। ओज के जाने के बाद रेहान धीरे धीरे उठकर बिस्तर पर बैठ गया। उसने गहरी सांस ली और अपनी गर्दन को हल्का सा घुमाया, जैसे अपने शरीर को सुबह के लिए तैयार कर रहा हो। फिर वह अपने बिस्तर से उठकर कमरे की खिड़की के पास गया। बाहर का नजारा बहुत खूबसूरत था। हल्की धुंध के बीच सूरज की सुनहरी रोशनी बगीचे के फूलों पर चमक रही थी। यह दिन शायद कुछ अलग है, आज बहुत कुछ करना है, उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। फिर वह बाथरूम की तरफ बढ़ा। ठंडे पानी से चेहरा धोते समय उसने खुद को आईने में देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी थकावट थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। कुछ देर बाद उसने अपनी अलमारी से स्कूल की यूनिफॉर्म निकाली। सफेद शर्ट और नीले पैंट की वह यूनिफॉर्म उसके शांत व्यक्तित्व को और भी निखारती थी। नीचे नाश्ते की मेज पर पहले से ही हलचल थी। अक्षता और वान्या एक दूसरे के साथ हंसी मजाक में लगी हुई थी। अक्षता, तुम हमेशा मेरा जूस खत्म कर देती हो, वान्या ने नाराज होकर कहा। तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, यह मेरा हक है, अक्षता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। विनीत ने इस सब को अनसुना करते हुए अपना सिर झुकाकर अखबार पढ़ने का नाटक किया, लेकिन उसकी हल्की मुस्कान बता रही थी कि वह भी इस माहौल का मजा ले रहा था। प्रिया जी रसोई से बाहर आईं। उनके हाथ में ताजे पराठे और अचार की प्लेट थी। जल्दी करो, सबको स्कूल जाना है। और रेहान, जल्दी नीचे आओ, उन्होंने रसोई से आवाज लगाई। कुछ ही पलों में रेहान सीढ़ियों से नीचे आता दिखाई दिया। वह हमेशा की तरह शांत था,
लेकिन उसके चेहरे की गंभीरता ने सबका ध्यान खींच लिया। गुड मॉर्निंग, उसने धीमे स्वर में कहा। सभी ने कहा, गुड मॉर्निंग। तुम्हारे लिए मॉर्निंग तो तब होती है जब हम सब निकलने वाले होते हैं, विनीत ने हंसते हुए कहा। रेहान ने मुस्कुराए बिना अपनी प्लेट उठाए और चुपचाप खाना शुरू कर दिया। प्रिया जी ने प्यार से उसकी तरफ देखा। रेहान, बेटा, ज्यादा मत सोचो, अपना खाना अच्छे से खत्म करो, तुम्हें ताकत की जरूरत है। रेहान ने उनकी बात पर सिर हिलाया और कहा, ठीक है माँ। रेहान के ध्यान न देने पर बाकी सब फिर से अपने कामों में लग गए। अक्षत, जो सबसे बड़ा था, विनीत और वान्या को लगातार चिढ़ा रहा था। विनीत, तुमने कल के गेम में कितनी बार हार मानी थी? मैंने तो गिनती ही छोड़ दी थी, अक्षत ने मुस्कुराते हुए कहा। विनीत झुंझला कर बोला, कम से कम मैं अपनी टीम को हार के लिए नहीं छोड़ता, जैसे तुमने किया था। वो मेरी स्ट्रैटेजी थी, छोटी बुद्धि के विनीत। तुम्हें समझने में अभी सालों लगेंगे, अक्षत ने चुटकी ली। वान्या ने तुरंत मजाक में कूदते हुए कहा, हाँ, और इस बीच में तो पहले ही तुम्हें हरा चुकी थी, विनीत भैया। तुम लोग हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? विनीत ने आहत दिखने का नाटक किया। तो उसने, जो सबके बीच बैठी मुस्कुरा रही थी, जोड़ा, क्योंकि तुम इतने मजेदार हो, विनीत भैया। करणवीर जी, जो हमेशा अपने अखबार में डूबे रहते थे, ने अखबार को थोड़ा मोड़कर कहा, क्या बात है, आज नाश्ता खाने से ज्यादा बातें हो रही हैं। क्या हमें भी हिस्सा मिलेगा, या तुम लोग खुद ही खा लोगे सब कुछ? सब हंसने लगे। वान्या ने एक टोस्ट उठाकर कहा, आपके लिए यही बचा है, दादाजी। बहुत खूब, करणवीर जी ने हंसते हुए कहा। लेकिन ध्यान रखना, सबसे बड़े दादाजी के हिस्से में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। मीरा जी ने रेहान की प्लेट में थोड़ा और नाश्ता डालते हुए कहा, रेहान बेटा, तुमने कल जो रंजित को व्यापार की नई रणनीति समझाई थी, वह सचमुच काबिले तारीफ थी। रंजित जी ने भी सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ रेहान, तुम्हारे सुझाव ने चीजों को बहुत सरल बना दिया। तुम्हारी समझदारी काबिले तारीफ है। रेहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धन्यवाद चाचा जी। यह तो बस आपकी बातों को ध्यान में रखकर किया गया था। प्रीतम जी, जो पूरे समय मुस्कुरा रहे थे, ने जोश में कहा, देखो भाई, मेरा बेटा हर मामले में बेस्ट है। आज के टेस्ट में भी साबित हो जाएगा। रेहान और ओज, दोनों हमारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। प्रिया जी ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, बिल्कुल, लेकिन बच्चों को ध्यान देना होगा कि आज का टेस्ट सिर्फ उनकी क्षमताओं का नहीं, उनके धैर्य और एकजुटता का भी इम्तिहान है। तुम सब समझ रहे हो ना? अक्षत ने तुरंत मजाक में कहा, चिंता मत करो मम्मी, मैं तो पहले ही पास हो चुका हूँ। विनीत को देखो, जो पहले ही डर के मारे कांप रहा है। विनीत ने गुस्से में कहा, मैं डरता नहीं हूँ, समझे? और आज मैं तुमसे बेहतर प्रदर्शन करूंगा। वान्या ने खिलखिलाते हुए कहा, विनीत भैया, तुमने तो कल कहा था कि अगर तुम टेस्ट में फेल हो गए, तो मेरे सारे होमवर्क करोगे। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, विनीत ने झेपते हुए जवाब दिया। तो उसने जोड़ा, लेकिन अगर विनीत भैया फेल हो गए, तो मुझे उनका चॉकलेट स्टैश मिलेगा। सबकी हंसी छूट गई। करणवीर जी ने सभी को शांत करते हुए कहा, ठीक है, अब थोड़ा गंभीर हो जाओ। यह टेस्ट सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, यह साबित करेगा कि तुम कितने योग्य हो और कितनी मेहनत की जरूरत है। मीरा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक होगा, मेरे बच्चे हर हाल में अच्छा करेंगे, बस अपना ध्यान और संतुलन बनाए रखना। रेहान ने सिर हिलाकर कहा, हम सब मिलकर इसे पास करेंगे, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। सभी ने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया। इस तरह नाश्ते की मेज पर हंसी ठिठोली के साथ एकता और जोश का माहौल बन गया। नाश्ते के बाद सभी बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो गए। अक्षत और विनीत हमेशा की तरह सबसे तेज तैयार थे, जबकि ओज और वान्या को हमेशा जल्दी करनी पड़ती थी। ओज, तुम्हारा बैग कहाँ है? रेहान ने पूछा। मुझे याद नहीं, शायद ऊपर छूट गया होगा। तुम हर बार ऐसा करती हो, रेहान ने हल्की नाराजगी से कहा और उसके लिए बैग लाने ऊपर चला गया। रेहान ने सबको स्कूल के लिए तैयार देखा। वह जानता था कि आज का दिन एक सामान्य दिन नहीं होगा। उसके अंदर कुछ अजीब सी बेचैनी थी। चलो, सब तैयार हो? प्रिया जी ने कहा। हाँ माँ, बड़ी माँ, सबने एक साथ जवाब दिया। जैसे ही वे घर से बाहर निकले, रेहान ने आसमान की तरफ देखा। बादल छंट चुके थे और सूरज की रोशनी पूरे आकाश में फैली हुई थी।
आज का दिन शायद कुछ नया लाए, उसने मन ही मन सोचा। और फिर सभी स्कूल के रास्ते पर चल पड़े। प्रीतम जी आज सभी को स्कूल ले जा रहे थी क्योंकि आज उनका टेस्ट वो तक उनके साथ ही रहने वाले थे। स्कूल के मुख्य द्वार पर मुलाकात। स्कूल का माहौल हमेशा की तरह भव्य और अनुशासनपूर्ण था। जैसे ही प्रीतम जी और बच्चे स्कूल पहुंचे, मुख्य द्वार पर व्योम और उसकी छोटी बहन राधा उनका इंतजार करते हुए दिखाई दिए। अरे भाई, आखिरकार तुम लोग आ गए, मुझे लगा तुम लोग आजा नहीं आओगे, व्योम ने दूर से चिल्लाते हुए कहा और रेहान की तरफ भागा। व्योम रेहान के स्कूल में बना बेस्ट फ्रेंड था। जब रेहान ने स्कूल में नया नया आया था तब कोई भी उससे बात नहीं करता था क्योंकि रेहान हर किसी को अपने गुस्से से दूर भगा देता था। पर व्योम अलग था, वो रेहान के पीछे ही पड़ गया था दोस्ती करने के लिए। और व्योम और राधा इस दुनिया के 5वें सबसे ताकतवर परिवार गुप्ता परिवार से आते हैं। गुप्ता परिवार और सूर्यवंशी परिवार बहुत अच्छे दोस्त माने जा सकते हैं। वैसे बता दूं, ये 1 से 10 की परिवारों की रैंकिंग बस एक धोखा है क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन सा परिवार कौन सी ताकत अपने अंदर छुपाए हुए है। चलो अब स्कूल ले आते हैं। व्योम हमेशा से चंचल और बातूनी था, जो हर स्थिति को हल्का बनाने की कोशिश करता था। उसने रेहान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तो हमारे मास्क वाले गंभीर योद्धा आज तैयार हैं। रेहान ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी जगह खड़ा रहा। उसका चेहरा काले मास्क से ढका हुआ था और उसकी नीली आंखों में गंभीरता साफ झलक रही थी। ओहो, रेहान भाई, थोड़ी मुस्कान तो दिखा दो। ये टेस्ट है, कोई दुनिया का अंत नहीं है, व्योम ने चुटकी ली। रेहान ने सीधा जवाब दिया, ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, यह तय करेगा कि हम इसके लिए तैयार हैं या नहीं। इसलिए फालतू बातों का समय नहीं है। तो उसने मुस्कुराकर व्योम से कहा, तुम तो हमेशा से ऐसे हो, हर बात को मजाक में लेते रहते हो, कभी तो सीरियस हो जाओ। अरे, जिंदगी का आनंद लेना भी तो जरूरी है, ओज। वैसे तुम सबसे ज्यादा तैयार दिख रही हो। राधा, देखो, हम सबके बीच सबसे आत्मविश्वासी यही लग रही है, व्योम ने मजाक करते हुए कहा। राधा, जो व्योम की छोटी बहन थी और वान्या के साथ थी, हंसते हुए बोली, मैं तो अभी टेस्ट के लिए बहुत छोटी हूँ, लेकिन तुम सबको देखकर लगता है कि मैं भी जल्दी ही इसमें शामिल हो जाऊंगी। उसी समय अक्षत और विनीत भी पास आ गए। अक्षत हमेशा की तरह सबसे शांत और आत्मविश्वासी दिख रहा था। उसने व्योम की तरफ देखते हुए मजाक में कहा, व्योम, तुम्हारे मजाक टेस्ट से पहले ही खत्म हो जाने चाहिए। वैसे भी तुम जानते हो कि सबसे बेहतर कौन है। विनीत ने झट से कहा, अक्षत भैया, आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी। आज का दिन मेरा है। व्योम ने दोनों को देखते हुए कहा, तुम दोनों भाई हमेशा एक दूसरे से मुकाबला करने में लगे रहते हो। मजा तो तब आएगा जब मैं तुम दोनों को पीछे छोड़ दूंगा। अक्षत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारे सपने कभी खत्म नहीं होते, व्योम। लेकिन हकीकत कुछ और होती है। विनीत ने भी हंसते हुए जोड़ा, हाँ, और वह हकीकत यह है कि तुम्हारे पास हमारी तरह का आत्मविश्वास नहीं है। वो सब हंसने लगे और व्योम का चेहरा बन गया। तभी वहां कुछ टीचर्स आ गए। सब ने वहां खड़े प्रीतम जी को ग्रीट किया, जो बच्चों की नोक जोक देख मन ही मन हंस रहे थे। सभी टीचर्स ने सभी को अपने पीछे आने को कहा। वान्या, राधा, तुम्हारी क्लास दूसरी बिल्डिंग में है, वहां जाओ और ध्यान से पढ़ाई करो। तुम्हें अभी इन परीक्षाओं की चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रीतम जी ने समझाया। जी, बड़े पापा, वान्या ने कहा और उसको गले लगाकर राधा के साथ निकल गई। राधा ने जाते जाते कहा, सभी को शुभकामनाएं, खासकर व्योम भैया, क्योंकि आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। व्योम ने हंसते हुए जवाब दिया, बहुत मजा किया हो राधा, देखना, मैं सबसे आगे रहूंगा। तभी ओस बोली, अक्षता दी, आपको भी गुड लक। तभी सभी ने अक्षता को देखा जो वही चुपचाप खड़ी थी। वो थोड़ी घबराई हुई थी। ये देख रेहान बोला, अक्षता, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये वैसा ही जैसा हम अपने घर में टेस्ट देते हैं। बाद इसमें फर्क इतना होगा कि ये लोग सभी मशीन की ग्रेविटी बढ़ा देंगे, इसलिए चिंता मत करो। तुम जैसे घर में टेस्ट देती थी वैसे ही यहाँ देना। ये सुन अक्षता को कॉन्फिडेंस आया और उसने जी भाई कहा। जैसे ही वान्या और राधा वहां से निकली, सभी बच्चों को एक बड़े हॉल की तरफ ले जाया गया। अक्षत, विनीत, रेहान, अक्षता और व्योम ने लाइन में खड़े होकर अपने नाम दर्ज करवाए। आज का दिन बड़ा खास है, अक्षत ने धीरे से कहा। बिल्कुल, और मजेदार भी, विनीत ने जोड़ा। या फिर चुनौतीपूर्ण, रेहान ने गंभीरता से कहा। या फिर आसान, अगर आप मेरे जैसे हो, व्योम ने मुस्कुराते हुए कहा।
टेस्ट के पहले चरण की घोषणा होते ही सभी बच्चे गंभीर मुद्रा में आ गए और रेहान ने गहरी सांस लेकर खुद को तैयार किया। अब यह साबित करने का समय था कि वे इस मिशन के लिए कितने योग्य हैं। तारांकिन। परीक्षा की शुरुआत। रेहान और अन्य लोगों ने जैसे ही विशाल हॉल में कदम रखा, उनके चारों ओर की भव्यता ने उन्हें एक पल के लिए रोक दिया। यह हॉल किसी भविष्य की दुनिया का हिस्सा लगता था। दीवारों पर चमचमाती लाइटें और सैकड़ों तरह की मशीनें लगी हुई थीं। हर मशीन का आकार, बनावट और उसकी ऊर्जा किसी रहस्यमय तकनीक का आभास देती थी। वहां बड़े बड़े स्क्रीन लगे थे, जिन पर विभिन्न परीक्षणों की जानकारी फ्लैश हो रही थी। व्योम बोला, यार मुझे नहीं पता था हमारी स्कूल में ऐसा कुछ भी था। ये सुन रेहन बाकी किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। वो सब भी अपने आसपास के नज़ारे को देख रहे थे। हॉल में लगभग 50 से अधिक बच्चे और खड़े थे। सभी अपने अपने समूहों में बात कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर उत्सुकता और थोड़ी घबराहट साफ झलक रही थी। हर कोने में चमचमाते आर्मी यूनिफॉर्म पहने कुछ लोग खड़े थे। वे अलग अलग ग्रहों की सेनाओं के प्रतिनिधि थे। उनकी यूनिफॉर्म आर्मी ऑफिसर से अलग थी। उन्होंने एक वाइट यूनिफॉर्म पहनी थी, पर उनके ऊपर बहुत अच्छे से आर्मी की डिजाइन अच्छे से तराशी गई थी। रेहान ने उन सैनिकों की तरफ देखा, जो शांत खड़े थे। उनकी उपस्थिति किसी बड़ी जिम्मेदारी का संकेत दे रही थी। उनकी आंखों में एक कठोरता थी, और उनकी कमर पर लटके हथियार बता रहे थे कि ये केवल पर्यवेक्षक नहीं, बल्कि इस परीक्षा के दौरान सुरक्षा की गांटी भी थे। ये लोग यहाँ क्यों हैं? विनीत ने फुसफुसाते हुए पूछा। शायद यह देखने के लिए कि कौन सबसे बेहतर है। ये केवल दर्शक नहीं हैं, वे हमें परख रहे हैं, रेहान ने गंभीर स्वर में कहा। सभी बच्चे ये सब देख आपस में कानाफूसी करने लगे, जिससे वहां शोर बढ़ गया। जैसे ही बच्चों का शोर बढ़ने लगा, एक गहरी और कड़क आवाज ने पूरे हॉल को शांत कर दिया। सभी चुप हो जाएं। सभी बच्चे तुरंत शांत हो गए और उनकी नजरें हॉल के एक कोने की ओर मुड़ गईं। वहां से एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले इंसान ने प्रवेश किया। उनकी वर्दी साधारण नहीं थी, यह एक चमचमाती काले और चांदी के रंग की पोशाक थी, जिसके कंधों पर सुनहरे बैज चमक रहे थे। उनकी छाती पर एक प्रतीक था, जो ग्रह संघ प्लानेटरी अलायंस का चिन्ह था। उनकी आवाज में एक कठोरता और आत्मविश्वास झलक रहा था। मेरा नाम कैप्टन आर्यन है, और मैं इस परीक्षा का मुख्य निरीक्षक हूँ। आप सभी यहाँ केवल अपने कौशल दिखाने के लिए नहीं, बल्कि यह सिद्ध करने के लिए आए हैं कि आप में से कौन असाधारण है। यह सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, यह आपकी शक्ति, मानसिक दृढ़ता और भविष्य की पहचान का निर्धारण करेगा। कैप्टन आर्यन ने अपनी तेज नजरें चारों ओर दौड़ाईं। हर बच्चा उनकी बात सुनकर थोड़ा और सतर्क हो गया। यह हॉल एक सामान्य जगह नहीं है। यह जगह उस तकनीक से लैस है जो आपके हर एक गुण की जांच करेगी, आपकी ताकत, आपकी स्पीड, आपकी मानसिक चपलता और आपकी सहन शक्ति। और याद रखें, यह परीक्षा सिर्फ आपके प्रदर्शन पर आधारित नहीं होगी, बल्कि यह आपके अंदर की सच्चाई को भी उजागर करेगी। उन्होंने एक बड़ा डिजिटल टैबलेट निकाला, जिसे उन्होंने हवा में सक्रिय किया। स्क्रीन पर सभी बच्चों के नाम और उनके संभावित टेस्ट दिखाई दिए। यहाँ हर बच्चा अपने नंबर के अनुसार बुलाया जाएगा। आप सबको अपनी पूरी ताकत और कौशल का प्रदर्शन करना है। जो भी इसमें असफल होगा, उसे फिर से इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कम से कम 3 साल का इंतजार करना पड़ेगा। बच्चों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। कैप्टन आर्यन ने हाथ उठाकर कहा, चिंता मत करें, मैं यहाँ आपके मददगार के रूप में हूँ, लेकिन अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर एक बच्चा अपनी बारी आने तक शांत और संयमित रहेगा। फिर उन्होंने सूची की ओर देखा और कहा, पहला नाम अक्षत। आओ और अपनी परीक्षा शुरू करो। अक्षत ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। तुम्हारे सामने 3 चुनौतियां होंगी, स्पीड, स्ट्रेंथ और माइंड कंट्रोल। इसे एक खेल मत समझो। अपनी पूरी ताकत से प्रयास करो, कैप्टन आर्यन ने कहा। अक्षत ने सर हिलाया और पहली मशीन की ओर बढ़ा। हॉल में सन्नाटा छा गया था, और हर नजर उस पर टिकी थी। तैयार हो? तो चलो, शुरू करते हैं, कैप्टन आर्यन ने कहा, और पहली परीक्षा का आरंभ हुआ। अक्षत ने आत्मविश्वास के साथ पहला कदम उठाया। उसके सामने पहली मशीन थी, जिसे स्पीड ट्रैक एनालाइजर कहा जाता था। यह मशीन इंसान की गति और प्रतिक्रिया समय को मापती थी। जैसे ही अक्षत ने अपनी जगह ली, एक डिजिटल आवाज गूंजी। टेस्ट शुरू। अक्षत ने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया। उसके कदम तेजी से मशीन के सेंसर पर पड़ रहे थे,
और स्क्रीन पर उसकी गति का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था। 24 मीटर प्रति सेकंड। कैप्टन आर्यन ने ध्यान से देखा। बहुत अच्छा, लेकिन सुधार की गुंजाइश है। पर अक्षत इससे बहुत खुश था। अगला टेस्ट स्ट्रेंथ मॉड्यूल था। इसमें अक्षत को एक बड़ी ग्रेविटी पुश प्लेट को अपनी पूरी ताकत से धक्का देना था। अक्षत ने प्लेट को दोनों हाथों से पकड़ा और जोर से धक्का दिया। मशीन की स्क्रीन पर एक नंबर उभरा। 100 किग्रा दबाव। तारांकिन औसत से ऊपर, लेकिन अभी और मेहनत की जरूरत है, कैप्टन ने नोट किया। तीसरा और अंतिम टेस्ट माइंड कंट्रोल सिम्युलेटर था। इसमें अक्षत को एक आभासी दुनिया में प्रवेश करना था, जहां उसे मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सिम्युलेटर ने उसकी तर्क शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता और ध्यान केंद्रित करने की ताकत को परखा। अक्षत ने शांत होकर पहली चुनौती का हल किया, एक भूल भुलैया को पार करना। फिर उसने तेजी से दूसरा चरण, जो एक रणनीतिक पहेली थी, हल किया। 98% सटीकता, बहुत प्रभावशाली, कैप्टन आर्यन ने कहा। तीनों टेस्ट खत्म होने के बाद अक्षत ने गहरी सांस ली और पीछे हट गया। अक्षत, तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा था। ग्रुप में तुम अब तक सबसे प्रभावशाली हो, लेकिन स्पीड और स्ट्रेंथ में थोड़ा सुधार करो। अगला विनीत, कैप्टन ने आदेश दिया। विनीत का टेस्ट। विनीत ने थोड़ा मुस्कुराते हुए अपना कदम आगे बढ़ाया। उसकी चाल में एक आत्मविश्वास झलक रहा था, मानो वह पहले से ही जानता हो कि वह क्या करने वाला है। पहला टेस्ट स्पीड ट्रैक एनालाइजर था। विनीत ने अपनी पोजीशन ली और सिग्नल के साथ दौड़ना शुरू किया। उसकी गति तेज थी और वह हर कदम के साथ अपनी लय बनाए हुए था। 22 मीटर प्रति सेकंड। मशीन ने आंकड़े दिखाए। अच्छा है, अक्षत से थोड़ा कमतर, कैप्टन आर्यन ने गंभीरता से कहा। अगला टेस्ट स्ट्रेंथ मॉड्यूल था। विनीत ने प्लेट के सामने खड़े होकर हाथ जमाए और गहरी सांस ली। उसने प्लेट को जोर से धक्का दिया और स्क्रीन पर आंकड़ा उभरा। 92 किग्रा दबाव। तारांकिन। वाह, बढ़िया ताकत, कैप्टन आर्यन ने कहा। लेकिन स्थिरता बनाए रखना सीखो। इसके बाद विनीत को एजिलिटी टनल में ले जाया गया। यह एक ऐसा उपकरण था जो तेजी से बदलती परिस्थितियों में प्रतिक्रिया और लचीलापन मापता था। टनल में विनीत को अचानक गिरने वाले अवरोधों और चकाचौंध करती लाइट्स के बीच दौड़ना था। यह सभी टेस्ट एकदम सेम नहीं थे, उन्हें अलग अलग परिस्थितियों से गुजरना था। विनीत ने शुरू में कुछ अवरोधों से बचने में देरी की, लेकिन जल्द ही उसने अपनी रफ्तार पकड़ ली। स्कोर 90/100। प्रभावशाली, कैप्टन आर्यन ने सराहना की। अंत में माइंड कंट्रोल सिम्युलेटर में विनीत को एक आभासी युद्ध भूमि पर भेजा गया, जहां उसे त्वरित निर्णय लेने और अपनी रणनीतिक सोच का प्रदर्शन करना था। विनीत ने बुद्धिमानी से दुश्मन के हर जाल को मात दी और चुनौती को 90% सटीकता के साथ पूरा किया। टेस्ट खत्म होते ही विनीत ने कैप्टन की तरफ देखा। तुम्हारे आंकड़े मजबूत हैं, लेकिन टनल टेस्ट में प्रतिक्रिया समय सुधारने की जरूरत है। अगला, कैप्टन ने आवाज लगाई। विनीत ने थोड़ा गर्वित होकर पीछे हट गया। फिर और कुछ बच्चों के नाम लिए गए, उनमें से कुछ के टेस्ट अच्छे गए और कुछ के खराब, पर अभी तक सिर्फ एक ही लड़के ने विनीत के रिकॉर्ड को तोड़ा था, पर अभी तक कोई भी अक्षत के रिजल्ट तक पहुंच नहीं पता था। फिर कैप्टन ने व्योम का नाम लिया। व्योम ने हमेशा की तरह अपनी मजाकिया मुस्कान के साथ कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी गंभीरता भी झलक रही थी, जो बताती थी कि वह यह टेस्ट हल्के में नहीं ले रहा। पहला टेस्ट स्पीड ट्रैक एनालाइजर था। व्योम ने अपनी पोजीशन ली और सिग्नल मिलते ही बिजली की गति से दौड़ना शुरू किया। उसके पैर जमीन को इतनी तेजी से छू रहे थे कि ऐसा लग रहा था मानो वह हवा में तैर रहा हो। 23 मीटर प्रति सेकंड। मशीन ने परिणाम दिखाया। वाह, यह अच्छा है, कैप्टन आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। अगला टेस्ट स्ट्रेंथ मॉड्यूल था। व्योम ने गहरी सांस ली और प्लेट को धक्का दिया। स्क्रीन पर आंकड़ा उभरा। 94 किग्रा दबाव। तारांकिन। सशक्त प्रदर्शन, लेकिन ध्यान रखना, ताकत के साथ स्थिरता भी जरूरी है, कैप्टन ने टिप्पणी की। एजिलिटी टनल में व्योम ने अपनी लचीली चाल और त्वरित प्रतिक्रिया का प्रदर्शन किया। वो हर अवरोध को इतनी सहजता से पार कर रहा था, मानो उसे पहले से ही सब कुछ पता हो। स्कोर 92/100। बहुत बढ़िया, कैप्टन आर्यन ने कहा। अंत में व्योम को माइंड कंट्रोल सिम्युलेटर में भेजा गया। उसकी आभासी युद्धभूमि चुनौती थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन व्योम ने अपनी रणनीतिक सोच और तेजी से निर्णय लेने की क्षमता का पूरा इस्तेमाल किया। सटीकता
91%। यह प्रभावशाली है, कैप्टन ने उसकी तारीफ की। टेस्ट खत्म होने के बाद व्योम ने विनीत की तरफ देखा और चुटकी ली। भाई, तुम्हें थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। विनीत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शाबाश, लेकिन ध्यान रखना, असली मुकाबला टेस्ट के बाद शुरू होता है। कैप्टन आर्यन ने सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, व्योम का प्रदर्शन शानदार था। अगला रेहान। रेहान ने अपना नाम सुना तो उसने एक गहरी सांस ली। अक्षत ने कहा, रेहान ऑल थे बेस्ट, सबको दिखा दो कि सूर्यवंशी परिवार क्या है। रेहान ने हाँ में सर हिलाया। अक्षता भी बोली, हाँ भाई, दिखा दो सबको हम क्या है। उसने ये बात व्योम की तरफ देखकर कही थी। रेहान ने हाँ कहा और आगे चला गया। सभी की निगाहें रेहान पर टिक गईं क्योंकि रेहान पूर्व स्कूल में एक शैतान के नाम से जाना जाता था। कभी किसी ने उसकी ताकत तो नहीं देखी थी, पर सब लोग जानते थे वो कोई मामूली नहीं था। उसका शांत और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व एक अजीब सा दबाव पैदा कर रहा था। जैसे ही कैप्टन आर्यन ने उसका नाम पुकारा, रेहान ने मास्क को ठीक किया और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए आगे बढ़ा। रेहान ने ट्रैक पर अपनी पोजीशन ली। सिग्नल मिलते ही उसने अपनी पूरी ताकत और गति का प्रदर्शन किया। उसका हर कदम बिजली की गति से भरपूर था। कुछ ही देर टेस्ट खत्म हुआ और मशीन से आवाज आई। 30 मीटर प्रति सेकंड, मशीन ने घोषणा की। हॉल में हल्की सरगर्मी फैल गई। यह तो अब तक का सबसे तेज स्कोर है, कैप्टन आर्यन ने कहा। स्ट्रेंथ मॉड्यूल। रेहान ने गहरी सांस ली और प्लेट को पकड़ा। उसकी आंखों में गहरी एकाग्रता झलक रही थी। जैसे ही उसने धक्का दिया, मशीन की स्क्रीन पर आंकड़े तेजी से बढ़ने लगे। तारांकन 120 किग्रा दबाव। तारांकन अद्भुत। यह लेवल 6 के लिए अनिवार्य मानकों से भी ऊपर है, कैप्टन आर्यन ने अपनी प्रशंसा व्यक्त की। एजिलिटी टनल। रेहान ने सुरंग में प्रवेश किया। उसकी चाल इतनी लचीली और सटीक थी कि वह हर अवरोध को ऐसे पार कर रहा था जैसे वह सब पहले से देख सकता हो। उसके हर कदम में दक्षता और नियंत्रण झलक रहा था। स्कोर 99.70। काफी प्रभावशाली। यह इस बैच का सर्वोच्च स्कोर है, एक अन्य इंस्ट्रक्टर ने कहा। माइंड कंट्रोल सिम्युलेटर। रेहान ने सिम्युलेटर में प्रवेश किया। जैसे ही आभासी युद्धभूमि सक्रिय हुई, उसने एक के बाद एक दुश्मनों को निष्प्रभावी करना शुरू कर दिया। उसकी रणनीतिक सोच, सटीक निशाना और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता ने सबको चौंका दिया। सटीकता 99%। रेहान, तुम्हारी मानसिक शक्ति और त्वरित निर्णय क्षमता बेमिसाल है, कैप्टन आर्यन ने कहा। जैसे ही रेहान ने अपने टेस्ट समाप्त किए, हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा। व्योम ने मजाक करते हुए कहा, भाई, हमें तो कुछ सीखने का मौका ही नहीं दिया। विनीत ने मुस्कुराते हुए जोड़ा, हमेशा से पता था कि तुम अलग हो, लेकिन यह तो उम्मीद से कहीं ज्यादा था। कैप्टन आर्यन ने गंभीरता से कहा, रेहान का प्रदर्शन अभूतपूर्व रहा है। लेवल 7 स्टार्टिंग का स्कोर इस आयु में एक दुर्लभ उपलब्धि है। तुम सभी को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। रेहान ने सिर हिलाते हुए कहा, यह अभी सिर्फ शुरुआत है। असली चुनौतियां तो आगे हैं। रिजल्ट। स्पीड 30 मीटर प्रति सेकंड सर्वोच्च। स्ट्रेंथ 120 किग्रा दबाव सर्वोच्च। एजिलिटी 99.70 सर्वोच्च। माइंड कंट्रोल सटीकता 99% सर्वोच्च। रेहान का हर टेस्ट बाकी सभी से बेहतर रहा। यह स्पष्ट था कि वह न केवल इस बैच का सबसे मजबूत था, बल्कि एक असाधारण योद्धा बनने की क्षमता भी रखता था। रेहान का टेस्ट खत्म हुआ और अब अक्षता की बारी थी। रेहान ने उसे देखा तो वो थोड़ी डरी हुई थी, तो रेहान ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, चिंता मत करो, ये एक टेस्ट, बस तुम अपनी पूरी ताकत लगा देना, तुम्हारा रिजल्ट उस विनीत और व्योम के बच्चे से अच्छा ही होगा, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इसलिए चिंता मत करो। ये सुन अक्षता में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। जी भाई, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। कैप्टन आर्यन ने जैसे ही अक्षता का नाम पुकारा, हॉल में सन्नाटा छा गया। अक्षता ने आत्मविश्वास से भरा कदम आगे बढ़ाया। उसकी चाल में शालीनता और दृढ़ निश्चय साफ झलक रहा था। तैयार हो? कैप्टन ने पूछा। अक्षता ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। पहला टेस्ट, स्पीड ट्रैक एनालाइजर। अक्षता ने ट्रैक पर अपनी पोजीशन ली। जैसे ही सिग्नल हुआ, वो दौड़ पड़ी। उसकी चाल में एक अनोखी लय थी, जो दर्शा रही थी कि वह हर कदम पर सोच समझकर अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही थी। 23 मीटर प्रति सेकंड, मशीन ने घोषित किया। कैप्टन आर्यन ने सराहना की, बेहद प्रभावशाली। रफ्तार और स्थिरता का बेहतरीन संतुलन। दूसरा टेस्ट, स्ट्रेंथ मॉड्यूल। अक्षता ने गहरी सांस ली और प्लेट के सामने खड़ी हो गई।
उसने दोनों हाथों से प्लेट को पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया। स्क्रीन पर अंक उभरे। 94 किग्रा दबाव। तारांकिन। यह शानदार है, कैप्टन आर्यन ने कहा। तुम्हारी ताकत स्थिर है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा टेस्ट, एजिलिटी टनल। अक्षिता ने सुरंग में प्रवेश किया। जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया, उसके तेजी से बदलते कदम और चुस्त प्रतिक्रिया देखकर सब दंग रह गए। हर अवरोध को वह इतनी सहजता से पार कर रही थी जैसे यह कोई खेल हो। स्कोर 93/100। कैप्टन आर्यन ने कहा, यह प्रदर्शन व्योम के बराबर है। तुमने इसे शानदार तरीके से पूरा किया। चौथा और अंतिम टेस्ट, माइंड कंट्रोल सिम्युलेटर। अक्षिता ने सिम्युलेटर के अंदर प्रवेश किया। आभासी दुनिया ने तुरंत उसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में डाल दिया। उसे रणनीतिक सोच और तेजी से निर्णय लेने की जरूरत थी। उसने पहले दुश्मन को चकमा दिया, फिर दूसरे जाल को आसानी से पार किया। हर कदम के साथ उसकी रणनीति और सटीकता बेहतर दिख रही थी। सटीकता 93%, स्क्रीन ने दिखाया। बहुत अच्छा, कैप्टन ने कहा। तुमने अपनी मानसिक शक्ति और धैर्य का बेहतरीन प्रदर्शन किया। अक्षिता के स्कोर, स्पीड 23 मीटर प्रति सेकंड व्योम के बराबर, स्ट्रेंथ 94 किग्रा दबाव व्योम के बराबर, एजिलिटी 92/100 व्योम के बराबर, माइंड कंट्रोल सटीकता 91% व्योम के बराबर। परिणाम, तारांकिन। अक्षिता का प्रदर्शन व्योम के समकक्ष रहा। वह आत्मविश्वास से भरपूर, संतुलित और कुशलता से सभी परीक्षणों को पार कर गई। जैसे ही टेस्ट खत्म हुआ, व्योम ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है अब मेरे बराबरी करने वाले आ गए हैं। अक्षिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सिर्फ बराबरी नहीं, अगले टेस्ट में हो सकता है मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूं। कैप्टन आर्यन ने गंभीरता से कहा, अक्षिता, तुम्हारा प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। तुमने साबित कर दिया कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती। सभी ने तालियां बजाकर अक्षिता के शानदार प्रदर्शन की सराहना की। अक्षिता का प्रदर्शन व्योम के समकक्ष था और उसने हर टेस्ट में अपना संतुलन और कौशल साबित किया। उसका आत्मविश्वास दर्शाता है कि वह आने वाले परीक्षणों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती है। जैसे ही अक्षिता ने अपना टेस्ट समाप्त किया, वह हल्की मुस्कान के साथ वापस आई। व्योम ने उसे देखते ही चुटकी ली, वाह अक्षिता जी, मुझे लगता था कि आप मुझसे थोड़ा पीछे रहेंगी, लेकिन आपने तो लगभग बराबरी कर ली। अक्षिता ने तिरछी नजर से देखते हुए जवाब दिया, मुझे तुम्हारी बराबरी करने में मजा ही नहीं आता, व्योम। अगली बार सीधे हराऊंगी। व्योम ने हंसते हुए कहा, देखते हैं, सपना देखना तो फ्री है, लेकिन मैदान में तो मैं ही बाजी मारता हूँ। अक्षिता ने उसे हल्के से कंधे पर धक्का देते हुए कहा, बातें बनाना बंद करो और अपनी फॉर्म सुधरने पर ध्यान दो। व्योम ने नाटकीय अंदाज में अपने कंधे पकड़े और कहा, ओह, अब तुम हिंसा पर उतर आई। सब देख लो, अक्षिता अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रही। अक्षिता ने मुस्कुराते हुए तंज किया, हार तो तुम्हें हमेशा याद रहेगी, जब मैं तुम्हें हर बार पीछे छोड़ दूंगी। उनकी नोक-झोंक देखकर विनीत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों में हमेशा यही चलता रहेगा क्या? या कभी टीम बनाकर भी कुछ करोगे? अक्षिता और व्योम ने एक साथ कहा, टीम? इसके साथ कभी नहीं। उनकी इस प्रतिक्रिया पर सभी ने हंसते हुए माहौल को हल्का कर दिया। रेहान के चेहरे की वो हल्की स्माइल को उसके मास्क ने छुपा लिया था। कैप्टन आर्यन की गंभीर आवाज फिर से गूंजी, जिससे सभी बच्चों का ध्यान उनकी तरफ खींच गया। उन्होंने कहना शुरू किया, दूसरी दुनिया केवल कठिन प्राकृतिक परिस्थितियों और अनोखे संसाधनों से भरी नहीं है। वहां पर ऐसे एलियंस हैं जो बेहद शक्तिशाली और खतरनाक हैं। ये एलियंस न केवल शारीरिक रूप से बलशाली होते हैं, बल्कि इनकी मानसिक क्षमताएं भी असाधारण होती हैं। आप इनसे सीधे मुकाबले के लिए अभी तैयार नहीं हैं। यह सुनकर हॉल में खामोशी छा गई। व्योम ने फुसफुसाते हुए अक्षिता से कहा, लगता है अब हमें एलियंस से मिलने का मौका मिलेगा। वैसे तुम पहले डर जाओगी या मैं? अक्षिता ने तुरंत जवाब दिया, मुझे तो कोई चिंता नहीं, लेकिन तुम्हें देखकर एलियंस ही डर जाएंगे। विनीत ने उनकी बातों पर हंसते हुए कहा, एलियंस तो बाद में आएंगे, पहले तुम दोनों को एक दूसरे से बचाना पड़ेगा। कैप्टन आर्यन ने अपनी आवाज को और गंभीर करते हुए कहा, सुनो, दूसरी दुनिया में हम यहाँ से कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। हमारी आधुनिक तकनीक वहाँ बेकार साबित होती है। और ध्यान रहे, वहाँ से भी कोई चीज वापस यहाँ नहीं लाई जा सकती।
टेलीपोर्टेशन प्रक्रिया के दौरान केवल एक विशेष पदार्थ से बने हथियार वहां काम कर सकते हैं, जिन्हें हम ब्लैक ऑप वेपन्स कहते हैं। उन्होंने समझाते हुए जोड़ा, लेकिन इन हथियारों की उपयोगिता भी सीमित है। ये केवल कमजोर एलियंस के खिलाफ प्रभावी होते हैं। ताकतवर एलियंस को हराने के लिए आपको अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता पर ही भरोसा करना होगा। ये हथियार तभी कारगर होंगे जब आपकी स्ट्रेंथ और स्किल्स पर्याप्त हों। यह सुनकर विनीत ने हल्के अंदाज में कहा, मतलब अगर किसी की ताकत कम हो तो ये हथियार भी बेकार हो जाएंगे। कैप्टन ने उसकी ओर देखकर कहा, बिल्कुल। इसलिए यह सोचकर न बैठो कि ये हथियार तुम्हारी हर समस्या का हल हैं। आपकी असली ताकत आपकी खुद की क्षमता होगी। व्योम ने अक्षता की तरफ देखते हुए फुसफुसाया, तो ब्लैक ऑप वेपन्स भी मेरे लिए फिट हैं। तुम्हारे लिए शायद एक किचन का चाकू ले जाना बेहतर रहेगा। अक्षता ने पलटकर कहा, तुम्हारे लिए तो शायद लकड़ी का एक डंडा ही काफी होगा। वैसे भी तुम डर कर भागने वाले हो। उनकी नोकझोंक पर विनीत ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों को वहां ले जाने से पहले अलग अलग भेजना चाहिए, वरना एक दूसरे से लड़ते लड़ते एलियंस का काम आसान कर दोगे। कैप्टन आर्यन ने सबकी हंसी रोकते हुए कहा, दूसरी दुनिया में न केवल खतरनाक एलियंस से निपटना होगा, बल्कि जीवन का हर पहलू बेहद कठिन होगा। वहां कोई आधुनिक सुविधाएं नहीं होंगी। आप सभी को पुराने जमाने की तरह जीना होगा। उन्होंने विस्तार से समझाया, वहां न तो कोई तैयार खाना मिलेगा, न ही खाना बनाने के लिए आधुनिक उपकरण। आपको खुद लकड़ियां इकट्ठा करनी होंगी, आग जलानी होगी और भोजन पकाना होगा। हर काम के लिए आपको अपने संसाधन खुद बनाने और इस्तेमाल करने होंगे। यह ऐसा होगा जैसे हम हजारों साल पहले के समय में लौट गए हों। यह सुनकर सभी बच्चे आश्चर्यचकित हो गए। रेहान ने शांत स्वर में पूछा, तो हमें अपनी जरूरत की हर चीज खुद ही तैयार करनी होगी? कैप्टन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। पर वहाँ पर बहुत सारे बेस है जहाँ कमरों में बहुत सी सुविधाएं हैं, पर वो आधुनिक नहीं है। वहाँ बेस में कोई भी इंसान दूसरे इंसान की परमिशन के बिना अंदर नहीं घुस सकता। इसलिए आपको अपने सामान के चोरी हो जाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, वहां पर जाकर सबसे पहले आपको एक सोल स्टोरेज खरीदना होगा। अगर आप सोल स्टोरेज नहीं खरीद सकते तो आप किसी भी एलियन को मारकर उससे सोल क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं, पर सोल क्रिस्टल बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ऐसा समझिए, अगर आप 100 एलियंस को मरते हैं तो उनमें से शायद एक में आपको सोल क्रिस्टल मिल जाए, पर इसकी संभावना भी 60-70 ही होती है। उन सोल क्रिस्टल से आप एक सोल स्टोरेज बनवा सकते हैं, जिसमें आपको बस उतना खर्च करा पड़ेगा जितना आपको एक सोल स्टोरेज खरीदने में होता है। व्योम ने मजाकिया लहजे में कहा, तो अब हम सब प्राचीन काल के योद्धा बनने जा रहे हैं। कैप्टन ने उसे घूरते हुए कहा, अगर तुम्हें यह मजाक लग रहा है तो याद रखना कि वहां का हर दिन आप सब के लिए एक परीक्षा होगी। इसलिए आप सबको एक कैंप पर ले जाया जाएगा जहां पर आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। फिर उन्होंने जोड़ा, यह सब कुछ आपको इसीलिए सिखाया जाएगा ताकि जब आप वहां जाएं तो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकें। 2 दिन बाद आप सभी को एक विशेष प्रशिक्षण क्षेत्र में ले जाया जाएगा। वहां की परिस्थितियां दूसरी दुनिया की तरह होंगी और आपको यह सीखना होगा कि कैसे सीमित संसाधनों में जीवित रहा जाए। वहां न कोई गाइड होगा, न कोई मदद। सब कुछ आपको अपने दम पर करना होगा। कैप्टन की गंभीर बातें सुनकर हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया। सभी बच्चों ने महसूस किया कि आने वाले दिन उनके लिए न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण होंगे। फिर कुछ देर बाद सभी वहां से चले गए। जैसे ही कैप्टन आर्यन और अन्य अधिकारी वहां से चले गए, रेहान और उसकी टोली ने राहत की सांस ली। दिन का आधा हिस्सा इन कठिन और चुनौतीपूर्ण टेस्ट में गुजर चुका था। सबने सोचा कि घर लौटकर थोड़ी शांति मिलेगी, लेकिन यह दिन अभी खत्म नहीं हुआ था। रेहान और उसकी टोली ने अपनी कारों की तरफ कदम बढ़ाए। वान्या, ओज और राधा का स्कूल भी खत्म हो चुका था और वे भी अपनी अपनी कारों में बैठकर घर जाने के लिए तैयार थे। 3 कारों के काफिले में सबसे आगे वाली गाड़ी में रेहान और ओज बैठे थे। ओज की उत्सुकता। जैसे ही कार चली, ओज ने उत्साह से रेहान की ओर देखा और सवालों की बौछार शुरू कर दी। भाई, तुम्हारा आज का टेस्ट कैसा था? तुमने कैप्टन को कैसे इम्प्रेस किया? क्या सच में तुम सबसे ज्यादा स्कोर लाए? रेहान हल्की मुस्कान के साथ उसकी उत्सुकता देख रहा था। उसने शांत स्वर में कहा, ओज, सांस तो ले लो। हाँ, टेस्ट अच्छे थे। मैंने बस अपना सर्वश्रेष्ठ दिया।
ओज ने और भी उत्साहित होकर कहा, लेकिन तुमने स्पीड, स्ट्रेंथ और माइंड कंट्रोल सब में टॉप किया ना। ये कैसे किया? मुझे भी सिखाओगे ना? रेहान ने उसकी तरफ देखकर कहा, सिखाऊंगा, लेकिन पहले तुम खुद मेहनत करो। हर चीज का जवाब तुम्हारे अंदर छुपा होता है, बस सही दिशा में देखना होता है। तो उसने सिर हिलाया, लेकिन उसकी उत्सुकता कम नहीं हुई। फिर भी तुम्हें देखकर लगता है जैसे यह सब तुम्हारे लिए बहुत आसान है। क्या तुम कभी नर्वस नहीं होते? रेहान ने थोड़ी गंभीरता से जवाब दिया, नर्वस होना स्वाभाविक है, ओज। लेकिन नर्वस होकर हार मान लेना कमजोरी है। खुद को मजबूत बनाना सबसे जरूरी है। फिर ओस कोई और सवाल बोलने ही वाली थी कि रेहान ने उसके दोनों होठों को पकड़ लिया और उसका मुंह बंद कर दिया अपने हाथों से। ओस बच्चा, अब और कोई सवाल नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ आज, अब जो भी सवाल है तुम्हारे घर जाकर पूछना है। सुनो। ओस फिर चुप हो गई। रेहान ने भी अपना हाथ वापस ले लिया और आंखें बंद करके अपना सर पीछे सीट से टिका दिया। थोड़ी देर में सभी के कार घर के आगे रुकी। जैसे ही सभी कारों से उतरे और घर के अंदर कदम रखा, उनका स्वागत रोशनी और सजावट से हुआ। पूरे घर को सुंदर तरीके से सजाया गया था। जगह जगह फूलों की मालाएं और रंग बिरंगी रोशनी हर कोने को जीवंत बना रही थी। अधिराज जी, जो घर के सबसे बड़े और सम्मानित सदस्य हैं, दरवाजे पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर रेहान और बाकी बच्चों को बधाई दी। आज का दिन हमारे परिवार के लिए गर्व का है। तुम सबने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, उन्होंने गर्व से कहा। करणवीर जी, अधिराज जी के बड़े बेटे, ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सबने जो मेहनत की है, वह इस परिवार का नाम रोशन करेगी। हम सबको तुम पर गर्व है। उनके पीछे प्रीतम जी और रंजीत जी खड़े मुस्कुरा रहे थे। प्रिया जी और मीरा जी, उनकी पत्नियां, मिठाई की थालियां लेकर सभी का स्वागत करने के लिए तैयार थीं। अंदर का माहौल, जैसे ही बच्चे अंदर पहुंचे, माहौल और भी खुशनुमा हो गया। हर कोई एक दूसरे से बातें कर रहा था और बच्चों को उनकी मेहनत के लिए बधाइयां दे रहा था। ओज और वान्या पहले ही अपने घर लौट चुके थे, इसलिए घर पर परिवार के सदस्य ही मौजूद थे। बच्चों के लिए खास सरप्राइज। थोड़ी देर बाद करणवीर जी ने बच्चों को ड्राइंग रूम में बुलाया। वहां एक बड़ी सी टेबल पर ढेर सारे गिफ्ट्स रखे थे। अधिराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब तुम्हारी मेहनत और सफलता का छोटा सा इनाम है, लेकिन याद रखना, यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें अभी और ऊंचाइयों पर पहुंचना है। रेहान ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। अक्षिता ने विनम्रता से कहा, दादाजी, यह सब आपकी प्रेरणा और आशीर्वाद के बिना संभव नहीं होता। हम आप सबके भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे। विनीत ने मजाकिया अंदाज में कहा, तो गिफ्ट्स खोलने की इजाजत है या कोई और भाषण सुनना बाकी है? यह सुनकर सभी हंस पड़े और बच्चों ने गिफ्ट्स खोलने शुरू कर दिए। खास पल, रात का खाना बड़े ही शानदार तरीके से परोसा गया। खाना परोसने से पहले अधिराज जी ने सबको साथ बिठाकर कहा, हमारी इस सफलता का जश्न मनाने के लिए यह परिवार साथ में भोजन करेगा। आज से हर छोटी बड़ी खुशी का जश्न इसी तरह मनाया जाएगा। इस तरह परिवार ने इस खास दिन को खुशी और गर्व के साथ मनाया। अधिराज जी ने सबको मेहनत और एकता का महत्व समझाया और सभी ने इसे दिल से स्वीकार किया। रात के खाने के बाद सभी परिवारजन ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। माहौल थोड़ा गंभीर हो गया था जब अधिराज जी ने अपनी गहरी आवाज में बोलना शुरू किया। बच्चों, उन्होंने कहना शुरू किया, अब तुम्हें जो जानकारी दूंगा, वो तुम्हारे भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वो तुम्हें न केवल तैयारी करने में मदद करेगी बल्कि यह भी समझाएगी कि दूसरी दुनिया में किस तरह की चुनौतियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। पहला ग्रह जहां तुम सबको भेजा जाएगा, वह मार्कस है। रेहान इन सब के बारे में पहले से ही सब जानता था, बाकी सब भी जानते ही थे, फिर भी सब वहां अधिराज जी की बात एकदम शांत होकर सुन रहे थे। अधिराज जी ने बताया, मार्कस एक विशाल और दुर्गम ग्रह है। यह पृथ्वी से टेलीपोर्टेशन द्वारा जुड़ा हुआ है और वहां पर इंसानों ने कई बेस स्थापित किए हैं। इन बेसों को उनकी सुरक्षा और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार रैंक दी गई है। इन बेस की कुल संख्या 30 है, लेकिन ध्यान रखना, हर बेस एक जैसी सुरक्षा और सुविधाएं प्रदान नहीं करता। 1 से 5 नंबर के बेस उच्च सुरक्षा वाले। ये बेस सबसे सुरक्षित और आरामदायक माने जाते हैं। इनमें उच्च संसाधन उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर केवल उच्च परिवारों के वंशज,
महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारी और सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग भेजे जाते हैं। इन बेस में एलियंस का आना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि ये सुरक्षा तकनीकों और शक्तिशाली सेनाओं से सुसज्जित होते हैं। 6 से 15 नंबर के बेस मध्यम सुरक्षा वाले, यहाँ सुरक्षा और संसाधन सीमित होते हैं। मध्यम स्तर के परिवारों, अधिकारियों और योद्धाओं को यहाँ भेजा जाता है। इन बेस में एलियंस का खतरा कम होता है, लेकिन कभी कभी छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं। 16 से 20 नंबर के बेस कमजोर सुरक्षा वाले, यहाँ सुरक्षा काफी कमजोर होती है। इन बेस में आम सैनिक, साधारण नागरिक और वे लोग रहते हैं जो किसी कारणवश अधिक रैंक वाले बेस में नहीं जा सकते। यहाँ एलियंस के छोटे समूह कभी कभी प्रवेश कर जाते हैं, जिससे वहां रहने वाले लोगों को अपने बचाव के लिए हर समय तैयार रहना पड़ता है। 21 से 30 नंबर के बेस जोखिमपूर्ण, ये सबसे असुरक्षित बेस हैं। इन बेस में कमजोर नागरिकों, साधारण सिविलियंस और उन लोगों को भेजा जाता है जिनके पास अन्य विकल्प नहीं होते। इन बेस में एलियंस का प्रवेश आम बात है और यहाँ रहने वाले लोगों को हर समय अपनी जान का खतरा रहता है। इन बेस पर अक्सर संसाधनों की भी कमी होती है, जिससे वहां जीवित रहना और भी कठिन हो जाता है। अधिराज जी की गंभीर बातें सुनने के बाद सभी बच्चे धीरे धीरे अपने अपने कमरों में चले गए। दिन भर की चर्चा और जानकारी ने हर किसी को गहरी सोच में डाल दिया था। रेहान, जो हमेशा शांत और अपने विचारों में डूबा रहता था, अपने कमरे में अकेला बैठा रहा। उसने कुछ देर चुपचाप खिड़की से बाहर झांकते हुए गहरी सांस ली। उसके मन में विचारों का एक तूफान चल रहा था। फिर उसने खुद से एक ठोस फैसला किया, लेकिन बिना किसी से कुछ कहे बिस्तर पर जाकर सो गया। अक्षिता का कमरा तीनों लड़कियां आज अक्षिता के कमरे में सोने वाली थी। जैसे ही तीनों अपने कमरे में आईं, वान्या ने बिस्तर पर कूदते हुए कहा, अरे वाह, ये बिस्तर तो ऐसा आरामदायक है जैसे किसी राजा रानी का हो। अक्षिता ने चुटकी लेते हुए कहा, बस अब मत कहना कि तुमने पिछले जन्म में कोई रानी वाला सपना देखा था। वान्या ने खुद को तकिए में लपेट लिया और नाटकीय अंदाज में कहा, पिछले जन्म की बात छोड़ो, इस जन्म में भी मैं एलियन क्वीन बनने वाली हूँ। बस किसी एलियन से शादी करनी है। ओज, जो अपनी रजाई के अंदर से झांक रही थी, बोल पड़ी, हाँ, और वो एलियन तुम्हें देखकर वापस अपने प्लेनेट भाग जाएगा। अक्षिता ने वान्या को घूरते हुए कहा, अगर कोई एलियन सच में तुम्हारे पीछे आ गया तो? वान्या ने बड़ी शांति से जवाब दिया, आने दो, पहले उसे बता दूंगी कि मैं कितनी डिमांडिंग हूँ। वो खुद ही कहेगा, मैडम, हमसे ना हो पाएगा। अक्षिता ठहाका लगाकर हंस पड़ी। उसने कहा, नहीं, वो कहेगा, तुम्हें तो पृथ्वी वाले भी नहीं संभाल पा रहे, हमें क्यों फंसाया जा रहा है? तो उसने अचानक गंभीरता से कहा, अगर एलियन सच में तुम्हारे बाल पकड़कर ले जाने लगा तो? वान्या ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, तो मैं कहूंगी, भाई प्लीज धीरे से पकड़ना, बाल टूट गए तो मेरा लुक खराब हो जाएगा। अक्षिता इतनी जोर से हंसी कि बिस्तर पर गिर पड़ी। उसने ओस की तरफ इशारा करते हुए कहा, ओस, ये लड़की तो एलियन के साथ मेकअप टिप्स डिस्कस करेगी। फिर वान्या ने पलटकर पूछा, अच्छा तुम क्या करोगी अगर कोई एलियन तुम्हारे पीछे पड़ जाए? अक्षिता ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं उसे दौड़ाकर थका दूंगी। फिर बोलूंगी, सॉरी भाई, गलत इंसान को चुना, अब जाकर आराम करो। वान्या ने ठहाका लगाते हुए कहा, और अगर वो तुम्हें पकड़ ले तो? अक्षिता ने तुरंत जवाब दिया, तो कहूंगी, पकड़ लिया, अब तुम्हारी बारी है भागने की। चल देखते हैं कौन जीतता है। उनकी इन बातों पर ओज ने रजाई से सिर बाहर निकाल कर कहा, तुम दोनों इतनी पागल हो, एलियंस आएंगे तो पहले तुम्हारी नौटंकी देखकर हंस हंसकर मर जाएंगे, फिर हमें मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हंसी मजाक के बाद वान्या ने हल्की सी गंभीरता से कहा, लेकिन सच में, जब तुम लोग कैंप चले जाओगे, तो मैं और ओज यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? सब कितना बदल जाएगा। अक्षिता ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, अरे, इतनी चिंता मत करो, तुम्हें अकेला थोड़ी छोड़ देंगे, हर दिन कॉल करेंगे और तुम्हारे बिना कुछ मजेदार भी नहीं करेंगे। वैसे भी तुम बॉस हो, तुम्हें कौन भूल सकता है? वान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन वादा करो, एलियन से लड़ाई की कहानियां सबसे पहले मुझे सुनाओगी, और मेरी फोटो मत दिखाना, कहीं एलियंस मुझे लेने न आ जाएं। इन मजेदार बातों के बाद तीनों ने तकिए लेकर एक दूसरे पर हमला किया। ठहाकों और खिलखिलाहट के बीच थककर वे अपने अपने बिस्तरों में सो गईं।
कमरा अब शांत था, लेकिन हंसी और मस्ती की गूंज अभी भी महसूस हो रही थी। वही अक्षत के कमरे में अक्षत और विनीत कमरे में दाखिल हुए। विनीत ने इधर उधर देखते हुए कहा, वाह, राजा साहब का कमरा तो क्या ही शानदार है। मेरे कमरे से डबल बड़ा और ट्रिपल आरामदायक। अक्षत ने तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, तो क्या करूं? तुझे अपने कमरे में रहने दूं? वैसे भी तू इतना फैलेगा कि मुझे जगह ही नहीं मिलेगी। विनीत ने तकिया पकड़ लिया और तुरंत पलटवार किया, जगह की चिंता मत कर, राजा साहब। मैं सोफे पर भी सो सकता हूँ। लेकिन तेरी आदतें देखकर लगता है, तेरे बिस्तर पर सोना किसी आर्मी कैंप में सोने से भी मुश्किल होगा। दोनों बिस्तर पर बैठ गए। विनीत ने अचानक गंभीर होकर कहा, अक्षत, अब तुम सच बताओ। तुम्हें स्कूल में कोई लड़की पसंद आई है या नहीं? अक्षत ने भौचक्का होकर कहा, क्या? ये सवाल अचानक कहाँ से आया? और तू कौन है, सीआईडी वाला? विनीत ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, सीआईडी क्यों बनूं? मैं तो तेरी लव लाइफ का फ्री का एडवाइजर हूँ। वैसे भी तू इतना बोरिंग है कि लड़कियों को तुझे नोटिस करने के लिए कम से कम 2 साल तो लगेंगे। अक्षत ने तकिया उठाते हुए कहा, 2 साल? तुझे देखकर तो लड़कियां पहली मुलाकात में ही कहती होंगी, अरे भाई जैसा है। और फिर तेरे साथ राखी बांधने का प्लान बनाने लगती होंगी। विनीत ने झूठ मूठ की नाराजगी दिखाते हुए कहा, देख भाई, ऐसी बातें दिल को लगती हैं। वैसे भी तुझसे बेहतर लुक्स वाले भी मेरे फैन क्लब में हैं। अक्षत ने ठहाका लगाते हुए कहा, फैन क्लब? वो लड़कियां नहीं, वो सब तेरे जैसे फूडी लड़के होंगे, जो तुझसे खाने की सलाह लेने आते होंगे। थोड़ी देर की हंसी मजाक के बाद विनीत ने अपनी बाजुओं को दिखाते हुए कहा, देख, अब मैंने ठान लिया है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा। जब मसल्स बन जाएंगे, तब किसी लड़की को प्रपोज करूंगा। अक्षत ने उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, तू स्ट्रॉन्ग बन जाएगा? पहले तू अपनी रात के स्नैक्स कम कर, नहीं तो लड़की प्रपोज करने से पहले ही बोल देगी, भाई, पहले अपने वजन का कुछ करो। विनीत ने अपनी कल्पना में खोते हुए कहा, मान ले, मैं स्कूल में एक लड़की को पसंद करता हूँ। जैसे ही मेरे एब्स बन जाएंगे, मैं उसके सामने जाऊंगा, गुलाब दूंगा और कहूंगा, तुम मेरी क्वीन बनोगी। अक्षत हंसते हंसते जमीन पर लौट गया। उसने मजाक करते हुए कहा, फिर वो लड़की जवाब में कहेगी, तुम्हारे एब्स तो अच्छे हैं, पर मैं सिर्फ दोस्त बन सकती हूँ। विनीत ने तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, तू हर बार मेरी इमेज क्यों खराब करता है? अक्षत ने हंसते हुए कहा, अरे, इमेज की चिंता मत कर। जब तू स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, तब मैं खुद तेरे लिए माइक लेकर प्रपोजल स्पीच तैयार करूंगा। लेकिन एक बात पक्की है, लड़की के हाँ कहने से पहले वो तुझसे जरूर पूछेगी, तुम सच में अक्षत के दोस्त हो? दोनों जोर जोर से हंसने लगे। थोड़ी देर बाद विनीत ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, तू बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कभी मेरी इमेज की बैंड बजी, तो उसका क्रेडिट तेरे सिर जाएगा। अक्षत ने जवाब दिया, और अगर तेरी इमेज चमकी, तो उसका क्रेडिट भी मेरे नाम होगा। अब सो जा, नहीं तो सुबह फिर से झगड़ा करेंगे। दोनों ने एक दूसरे को तकिया मारकर शुभरात्रि कहा और रजाई में दुबक कर सो गए। कमरे में अब शांति थी, लेकिन उनके हंसी मजाक की गूंज अभी भी दिलों में थी। रेहान सुबह जल्दी उठकर जॉगिंग के लिए निकल गया। ठंडी हवा, सुनहरी धूप और खाली सड़कों पर दौड़ते हुए वह पूरी तरह तरोताजा महसूस कर रहा था। करीब 1 घंटे की दौड़ के बाद वह हल्की पसीने में भीगा हुआ और खुशमिजाज होकर घर लौटा। हॉल में प्रीतम जी और रंजीत जी हॉल में प्रीतम जी और रंजीत जी आराम से बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। प्रीतम जी ने चाय का एक घूंट लेते हुए कहा, रंजीत, यह सुबह की चाय का मजा ही अलग है। पर घर के बाकी लोग तो सोने के लिए जैसे स्पर्धा कर रहे हैं। रंजीत जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे, बच्चों को सोने दो। आज का कैंप उनके लिए काफी रोमांचक होने वाला है। थोड़ा आराम कर लें, तो बेहतर रहेगा। सुबह का समय था, और हॉल में प्रीतम जी और रंजित जी आराम से चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। तभी दरवाजे से रेहान अंदर आया। वह सुबह की जॉगिंग से लौटकर पसीने से तरबतर था, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी गंभीरता थी, जो उसकी आदत थी। जैसे ही वह अंदर आया, प्रिया जी ने रसोई से आवाज लगाई, रेहान, बेटा, तुम जॉगिंग से वापस आ गए। कुछ पियोगे? रेहान ने सिर हिलाते हुए कहा, माँ, एक कप कॉफी बना दो प्लीज। प्रिया जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है बेटा, बस 2 मिनट में तुम्हारी कॉफी तैयार कर देती हूँ।
तभी रंजित जी ने मजाक करते हुए कहा, रेहान, सुबह सुबह इतना क्यों भागते हो? लगता है कि जैसे तुम्हें किसी का पीछा करना है या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। रेहान ने शांत लेकिन तीखे अंदाज में जवाब दिया, चाचा जी, भागता इसीलिए हूं ताकि मेरी जिंदगी में पीछा करने लायक कोई चीज न रह जाए। और वैसे भी, जो लोग दूसरों के पीछे समय बर्बाद करते हैं, वो आगे बढ़ने का मौका खो देते हैं। रंजित जी कुछ पल के लिए खामोश रह गए, जैसे उनके पास कोई जवाब न हो। प्रीतम जी ने अपनी चाय के कप को नीचे रखते हुए जोर से हंसते हुए कहा, वाह रेहान, क्या बात कही है। लगता है आज तुमने अपनी दौड़ में तर्क भी दौड़ा लिया। तभी अक्षत, जो वॉशरूम से लौट रहा था, कमरे का नजारा देखकर रुक गया और ठहाका लगाकर हंसने लगा। विनीत, लगता है तुम्हें आज सुबह स्पेशल अलार्म मिला है। विनीत ने उसकी ओर गुस्से से देखा, हंसो मत अक्षत, इसे तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो उसने तुरंत बचाव के लिए दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन विनीत ने तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंका। तकिया हवा में घूमते हुए अक्षत को लग गया। अक्षत ने ठहाका लगाते हुए कहा, वाह विनीत, मुझे क्यों निशाना बना रहे हो? तभी नीचे से प्रिया जी की आवाज आई, क्या चल रहा है ऊपर? इतना शोर क्यों मचा रखा है? तो उसने नीचे झांकते हुए मासूमियत से कहा, कुछ नहीं माँ, बस विनीत भैया जल्दी उठने की प्रैक्टिस कर रहे थे। रंजित जी ने हंसते हुए कहा, लगता है आज घर में नाश्ते से पहले ही ड्रामा सर्व कर दिया गया है। प्रीतम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, और ये ड्रामा तब तक चलता रहेगा जब तक सबको कैंप के लिए लेट नहीं हो जाएगा। इस बीच विनीत ने गुस्से से ओज का पीछा करना शुरू किया, लेकिन ओज नीचे भागते भागते हॉल में आ गई। अक्षत और वान्या पीछे पीछे ठहाके लगाते हुए आए। अक्षत ने हंसते हुए कहा, विनीत थोड़ा शांत हो जाओ। वैसे भी तुम्हें हर सुबह कुछ न कुछ चाहिए होता है, जिससे तुम्हारा दिन शुरू हो सके। आज पानी का स्नान मिला, वो भी फ्री में। रेहान, जो अब तक चुपचाप सब देख रहा था, हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर ये सब ड्रामा खत्म हो गया हो, तो शायद सबको याद दिला दूं कि हमें कैंप के लिए समय पर निकलना है। वैसे विनीत, तुम चाहो तो पानी की बाल्टी साथ ले जा सकते हो, शायद वहां काम आए। रेहान की यह बात सुनकर प्रीतम जी और रंजित जी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। विनीत ने झेपते हुए कहा, हाँ हाँ, बहुत मजाक बना लो, लेकिन ओज, आज तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। ओज ने अपनी शरारती मुस्कान के साथ कहा, भैया पहले मुझे पकड़ो फिर कुछ करना। पूरे घर में ठहाकों की गूंज सुनाई देने लगी। इस तरह हंगामे और मस्ती के साथ घर में सुबह की शुरुआत हुई।